हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके इकोनॉमिक्स के पार्ट नंबर 3 के बारे में। इससे पहले हमने 224 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं 2 पार्टों में। आज लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपके पिछले जो सालों में जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है उसने पूछे थे, उनके सभी के हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बिल्कुल 1 बाई 1 हम आप पूरा पेपर जैसा सॉल्यूशन होता है ना, वैसा ही पूरा देखेंगे। जो आपका क्वेश्चन बना था आप कम से कम वो तो पूरा पढ़ कर जाएं। और आपके पास जो यूथ कंपटीशन का जो बुक है ना, ब्लू कलर का 97 सेट्स वाला, उसका सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे हैं। और ये देख लीजिए, अगर आप देखेंगे इसे पूरा तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। कहीं ना कहीं आपको रिवीजन में मदद करेगी। चलिए बिना देरी के करते हैं आज हमारा टॉपिक का स्टार्ट। तो आज हमारा चौथा टॉपिक है पूंजी बाजार एवं स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 225वें क्वेश्चन से। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा कि पूंजी स्टॉक में समय के साथ होने वाली टूट फूट या कमी को संदर्भित करता है। ये क्या कहलाता है आपको याद रखना, डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कहलाता है। ये डेफिनेशन कई बार डायरेक्ट ही बनती हैं, तो याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो हम बात करेंगे 1875 में ये स्थापित किया गया था, ठीक है। और याद रख लेना 1875 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा सेबी, यहाँ पर लिखा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सेबी के विनियामक कार्यों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। लिखा है दलालों और उप दलालों तथा बाजारों में अन्य खिलाड़ियों का पंजीकरण। उसके बाद सामूहिक निवेश योजना और म्यूचुअल फंडों का पंजीकरण, ठीक है। उसके बाद आपका है कंपनियों द्वारा अधिग्रहण बोलियों का विनियमन। और चौथा है अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुल्क या अन्य शुल्क लगाना, ठीक है। तो उपरोक्त में से कौन सी कथन सही है, आपको सही कथन बताने हैं। तो आपको याद रखना है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला वाला गलत, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएंगे आपकी। आगे देखने वाले हैं, यहाँ पर एक और कथन वाला क्वेश्चन है, तो ठीक है आप देखेंगे इसमें। चलो लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा सा और जूम कर लें। लिखा है वित्तीय बाजार के कार्यों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बचत बचत जुटाना और उन्हें सबसे अधिक उत्पाद उपयोग में लगाना, ये ठीक है। मूल खोज को सुविधाजनक बनाना, ये भी ठीक है। वित्तीय परिसंपत्तियों को तरलता प्रदान करना, ये भी ठीक है। ठीक, तरलता का मतलब होता है लिक्विडिटी। आगे है लेन देन की लागत को कम करना, ये भी सही है। तो चारों ही आंसर इसके हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट बात करेंगे हम अगले की। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए था, चौथा, क्योंकि चारों ही कथन सही थे। आगे देखेंगे, ये सारा कथन पर आधारित क्वेश्चन है कुछ। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटी के बारे में निम्न पर विचार कीजिए। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर या ट्रेड बिल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा सारे ही हो जाएंगे, चारों के चारों। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर लिखा है प्राथमिक बाजार के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है। प्रतिभूतियां कंपनी द्वारा निवेशक का सीधे या किसी मध्यस्थ के माध्यम से बेची जाती है। प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियां जो खरीदी होती है, वहां प्रतिभूतियों को बेचा नहीं जा सकता। कीमतें कंपनी और प्रबंधन द्वारा निर्धारित और तय की जाती हैं। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, एक निश्चित भौगोलिक स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 100 रुपये की भारतीय मुद्रा पर राशि कितनी भाषाओं में लिखी जाती है। यानी कि जो 100 रुपये की मुद्रा पर 100 रुपये लिखा है, 100 रुपये का नोट, ये कितनी भाषाओं में लिखा होता है। तो आपको याद रखना 17 भाषाओं में लिखा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कई बार ये पूछा भी जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। दो चीज़ें और देखें यहाँ पर। टोटल 17 भाषा हैं। यहाँ लिखा है अग्रभाग पर संप्रदाय अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया है। पीछे की तरफ एक पैनल है जो भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से सिर्फ 15 भाषाओं में नोट के मूल को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि हो सकती है, इसकी संभावना है। तो नई पूंजी और अनुमानित प्राप्ति के उद्देश्य से। ये पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये फेमा भी बहुत एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, फेमा और फेरा। आगे देखेंगे
फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, फेरा का भी याद रख लेना। फेमा और फेमा बहुत पूछे जाते हैं। फेरा एक्ट की बात करें, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 को 1999 में फेमा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नाम बदलकर प्रस्तुत किया गया था। तो आपको याद रखना है, पहले आपका फेरा था FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, फिर 1999 में इसका नाम चेंज करके फेमा कर दिया गया। इसका मतलब है बी ऑप्शन की फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसका नाम कर दिया गया है। आगे है हमारा कि अप्रैल 2019 में रिलायंस जियो ने कितनी धनराशि चैटबॉट बनाने वाली स्टार्टअप फर्म हैप्टिक का अधिग्रहण किया था या खरीद लिया था? तो हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए 700 करोड़। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा रिलायंस म्यूचुअल फंड ने निम्न में से किस कंपनी के साथ आवाज आधारित वित्तीय लेन देन शुरू करने के लिए साझेदारी की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गूगल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2016 में सार्वजनिक निजी साझेदारी के लिए किस राज्य को अति अनुग्रहित का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा डी, चाय बोर्ड। आगे है हमारा मूल लेखांकन समीकरण क्या है? तो ये हो जाएगा संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी हो जाएगा। पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कि यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को दर्शाता है, संदर्भ करता है। ये सही बात है। अगला है यह भारत के आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है, ये भी सही बात है। और यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण के सहयोग करता है, वितरण में सहयोग करता है। तो ये भी बात सही है। तो याद रखना, ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है मूल लेखांकन समीकरण क्या है? तो इसकी बात करेंगे तो ये होता है संपत्ति बराबर देयता प्लस शेयर धारकों की जो हिस्सा होता है वो इसमें शामिल किया जाता है। आगे बात करते हैं, 241वां है इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज बहन निधि अनुपात को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पूंजी लाभ अनुपात। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस मुद्रा का अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय स्टॉक बाजार गिर गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी युवान, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने वाले हम पांचवें टॉपिक की बात करेंगे, तो बजट एवं लोक वित्त राजकोषीय नीतियां। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। लिखा है रेल बजट 2016-17 में शुरू की गई किस पहल का उद्देश्य गति प्रबंधों को हटाकर पारंपरिक ट्रेनों को DEMU से बदलकर ट्रेन की गति बढ़ाना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें हमारा मिशन रफ्तार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखने वाले हैं हम। आगे क्वेश्चन लिखा है कि खालिस्तान बजट के माध्यम से प्रबंधकीय नियंत्रण की एक इनमें से तकनीक कौन सा है? तो बजट बनाना बजट है या कौन सी ऐसी तकनीक है इनमें से? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजटीय नियंत्रण बजट के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025 में सरकार ने निम्न में से किन दालों पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता एवं जो मिशन है वो शुरू करने की घोषणा की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुअर, उड़द और मसूर का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं निम्नलिखित में से कौन एक 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? आर्थिक औद्योगिक सुधार, कर सुधार, भुगतान संतुलन का समायोजन या राजकोषीय सुधार? तो ये कर सुधार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं था। चलो इसकी बात कर लेते हैं। NEP जो 1991 है आर्थिक नीति, इसके तहत क्या क्या कार्यक्रम थे? ट्रेड एंड कैपिटल इनफ्लो फॉर रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, फिजिकल रिफॉर्म, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन। तो जबकि भुगतान संतुलन समायोजन मैक्रोनॉमिक
सब स्टेबलाइजर का हिस्सा था। सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर क्या है, उस क्वेश्चन के आंसर में गलती है। तो ये इसमें डी सी ऑप्शन है, बाकी ये तीनों तो सही है, यहाँ पर कुछ गलत आंसर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखो, इसके डिटेल पढ़ने पर ही आपको ये क्वेश्चन बना होगा। लिखा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी एंटी प्रॉफिटियरिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन के द्वारा किया गया? तो सीसीआई के द्वारा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। चलो आगे बात करेंगे, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट कार्ड के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो इसका जो आंसर है गंतव्य आधारित कर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो केलकर टास्क फोर्स, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा। आगे हम बात करेंगे 2019-20 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई थी? तो ये 60,000 करोड़। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है, सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये उत्पाद शुल्क के साथ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं, नवंबर 2018 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहा था? तो 7.17 लाख रहा था। अब देखो आपको याद रखना है, यहाँ पर बजट 2025-26 में जो राजकोषीय घाटा है जीडीपी का 4.4 रहने का अनुमान है। इसके साथ साथ पिछले वर्ष 2024-25 में इसका जो अनुमान है वो 4.8 की अपेक्षा कितना 4.4 रहने के अनुमान था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हमारा, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो ब्याज का भुगतान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? तो एक प्रिंटर की मरम्मत इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैक्ट्री शेड निर्माण, जमीन की खरीद, एक नए मशीन की, ये तो हमारा क्या है, पर्सनल हो जाएंगे, लेकिन ये हमारा राजस्व का व्यय खर्च का हो जाएगा। चलो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्रिंटर ही खराब हो उसकी मरम्मत कराएं। अब देखते हैं हम वित्त आयोग के बारे में, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 15वें वित्त आयोग जो है, इसके जो फाइनेंस कमीशन था, इसके जो 28 राज्यों में वित्त वर्ष 2020-21 की अंतरिम अवधि में पंचायतों के लिए अनुदान के रूप में कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका 60,750 रुपये। इसी प्रकार हमसे ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। आगे बात करेंगे हम, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, तो उस समय की बात कर रहे हैं, तो ये थे वाई.वी. रेड्डी। और ये वित्त आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 280 में है। लेकिन आपको याद रखना है कि 2021 से 26 के लिए दो अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की। 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक है, और इससे पहले जो 15वें वित्त आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? एन.के. सिंह थे। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जाए तो वाई.वी. रेड्डी, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। कर व्यवस्था या टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निम्न में से राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। तो जो आपको जीएसटी है वो कब लागू किया गया था? बस साधारण सा क्वेश्चन है। तो 1 जुलाई 2017 को शामिल किया गया था, चालू किया गया था। आयात पर कर खालिस्तान का एक उदाहरण है, तो ये हमारा व्यापार अवरोधों पर कर है। चलो इसके अलावा व्यापार अवरोधों के प्रकार जो हैं, इस तरीके से इतने सारे टैक्स मिलते हैं इन्हें। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम जीएसटी बोलते हैं, कितने घटकों में विभाजित किया जाता है? तो 3 घटक हैं इसके, सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, और एक हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो 1 जुलाई 2017 से ये हमारा लागू होता है। इसके द्वारा पहला जो सीजीएसटी है केंद्र द्वारा राजस्व एकत्र, एसजीएसटी राज्य के द्वारा, और आईजीएसटी अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व। अगला क्वेश्चन है, कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है और बोला है इनमें से कौन आंसर हो जाएगा? तो जीएसटी प्रतिपूर्ति हमारा उपकर। आगे बात करेंगे, कराधान संशोधन अधिनियम है,
ये 2017 के तहत स्वच्छ ऊर्जा उपकार को जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से प्रतिस्थापित किया गया था। इसके स्थान पर कोयला उत्पादन पर उपकर का प्रावधान किया गया था। एकीकृत कम लागत स्वच्छता ILCS योजना के निर्माण केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो ये हो जाएगा 75% सब्सिडी। आगे हमारा वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसे हम जीएसटी बोलते हैं, नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? सबसे हाईएस्ट जो स्लैब है वो क्या है? 28% है। ठीक है, 28% है। चलो अब यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। 5%, 12%, 18%, 28% ये हमारे प्रभावी हैं, बात करेंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि 22 सितंबर को सिर्फ 4 ही स्लॉट बचाए हैं। तो इसमें क्या है, अब आपको क्या करना है, 2 स्लॉट कम कर दी गई हैं 2025 में। ये वाले चारों हटाकर अब 5%, 18% स्लाइड कर दिया गया है। आगे हमारा सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग में होने वाला सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली HS किसके लिए लाभकारी होगी? तो ये हो जाएगी सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क के सामानों का विवरण के लिए। आगे हमारा भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी? तो ये असम राज्य के द्वारा सबसे पहले असम राज्य ने अपनाई थी। और इसे हम बात करेंगे, इसे सबसे पहले असम ने अपनाई थी और संपूर्ण भारत में ये 15 जुलाई 2018 से लागू कर दी गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, जीएसटी लागू सुझाव जो है वो विजय केलकर समिति ने दिया था और संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि जो जीएसटी है वो सबसे पहले किस राज्य के द्वारा? असम के द्वारा। असम के द्वारा सबसे पहले हो गई, फिर 15 जुलाई 2018 से पूरे देश में। फिर अगर बात करें जीएसटी का जो सुझाव है वो विजय केलकर समिति ने दिया। अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है, तो कृषि आयकर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष क्या होता है? सेवा कर, जिसे हम सर्विस टैक्स या जीएसटी बोल सकते हैं, एक तरीके से अप्रत्यक्ष कर है। भारत में आयकर को कहा जाता है, तो आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कर कहा जाता है। जनसंख्या एवं नगरीकरण, अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन पर। जैसे देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है, वहाँ संभवतः क्या होता है? संतुलित जनसंख्या संरचना, उच्च जन्म दर, वृद्धि जन्म दर, कम प्रजनन दर। तो संतुलित जनसंख्या संरचना, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से आंसर बताएं। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा जनसंख्या पिरामिड में इसका जो आंसर है ना, व्यापक आधार होता है जनसंख्या पिरामिड का। तो इसमें संभवतः जो उच्च जन्म होता है उससे उच्च जन्म दर और जनसंख्या में बच्चों की बड़े संख्या का संकेत मिलता है। 270वां क्वेश्चन है कि DTM के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसकी सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो आपको पता है प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने व्यक्ति रहते हैं, ये उनका जन घनत्व कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और बात करें वर्तमान में जो भारत का 2011 जनगणना के अनुसार जो जनघनत्व है वो 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा बताएं तो आपको बिहार राज्य का हो जाएगा। चलो आगे और सबसे कम अरुणाचल का हो जाएगा। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसकी जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब बताइए, ये रेगिस्तान भी है, दुनिया का सबसे व्यापक घना आबादी वाला रेगिस्तान है, जिसमें जनसंख्या जो है प्रति 1 किलोमीटर पर 83 लोग रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो ये हमारा रुग्णता नहीं है, बाकी प्रवसन, मृत्यु, जन्म ये इसके आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक जनसंख्या को किस जन्म से जाना जाता है? अगर जीवित या जन्म बोला जाएगा तो जन्म दर बोल देना आप। देखो जन्म दर इसमें कहाँ है, ये लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगर मरने वाला पूछा जाता तो आपका मृत्यु हो जाता, मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो पानी की उपलब्धता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं निम्न में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है? तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। आगे हमारा क्वेश्चन है 270 के लिए कि 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, आप ये टॉप रैंक देख लीजिए।
2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? तो ये 16.6% है। आगे देखेंगे 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? तो हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें तो 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो अभी हमने बोला था ना कि बिहार का सर्वाधिक था, बाकी सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश का। तो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था, तो सबसे ज़्यादा राज्य में बिहार में कितने लोग? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर। दूसरा सर्वाधिक था पश्चिम बंगाल 1028, तीसरा केरल 860। लेकिन टोटल अगर भारत का एवरेज देखा जाए तो ये हमारा भारत का 382 था, ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये क्या है? जनघनत्व। जन्म दर से क्या आशा है? जन्म दर का मतलब जीवित बच्चे, जीवित बच्चों का देखो क्वेश्चन कहाँ लिखा है, जीवित जन्मे बच्चे तो यहाँ पर भी हैं, और जीवित देखो जीवित जन्म बच्चे यहाँ पर हैं, तो ये ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। जीवित बच्चों वाला क्वेश्चन जन्म दर से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी तो जन्म बच्चे सभी में दे रहा है ऑप्शन, तो बाकी ऑप्शन ध्यान रख लेना क्या आपको बनाना है, क्या ट्रिक पकड़ना है। जैसे मृत्यु दर में होगा तो मरने वालों की संख्या देख लेना आप। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्न में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? तो सी मतलब केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम बात करेंगे सबसे भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में कौन कौन से रहती है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट बात करने वाले हम क्वेश्चन एनपीपी से क्या अभिप्राय है? एनपीपी क्या होता है? ये होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? तो आपको याद रखना है 53 शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। सर्वाधिक आबादी वाले 5 शहर देख लीजिए। सबसे ज़्यादा मुंबई, फिर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसका वर्ष 2001 से 2011 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर थी? नागालैंड इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं हम। निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता है? तो डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो बिहार का है, बिहार ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर था, क्योंकि जो बिहार में है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। बिहार का आपका 1100 से ऊपर था, ठीक है, 1184। और भारत की कुल एवरेज देखा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है 1106 है, सॉरी 1184 बोला था, मिस्टेक हो गया, 1106। तो 1106 पहले स्थान पर बिहार, पश्चिम बंगाल 1028, तीसरे स्थान पर केरल 860। लेकिन हमसे बिहार ऑप्शन में नहीं था तो हमने पश्चिम बंगाल को लगा दिया। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो आपको पता है अब इसमें कोई वो चीज़ नहीं दिया है कि क्षेत्रफल में पूछा है कि जनसंख्या में पूछा है। तो अब अभी हम जो है ना जनसंख्या वाला, सॉरी जनसंख्या में दिया है ना, तो जनसंख्या में जो सबसे छोटा राज्य है वो सिक्किम है। लेकिन अगर क्षेत्रफल में पूछा जाता तो गोवा हो जाता, ठीक है। तो आप देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो पहले तो इसी की बात करेंगे, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, ठीक है। जनसंख्या इन्होंने टोटल बता दी है, इतनी है। सिक्किम राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा और लिंगानुपात 890 हो जाएगा। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य देख लीजिए। सबसे कम सिक्किम में, उससे थोड़ा ज़्यादा मिजोरम, फिर और थोड़ा ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर नागालैंड। तो इस तरीके से आपने देख लिया ये 5 छोटे राज्य। आगे देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है तो कितनी है? लगभग 53 मिलियन। चलो आगे देखेंगे। भारत की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व होता है, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 382 ये टोटल भारत का है, याद रखेंगे। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, तो ये 5 आपने देखी, ये 5 ऊपर वाले आंकड़े हैं। भारत की आबादी की औसत आयु सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 से 30 साल। आगे देखेंगे। भारत में दर्ज 2017 में शहरीकरण की स्थिति क्या थी?
20 से 25 से 30%, 30 से 35%, 45 से 50% और 50 से 60%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 30 से 35%। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो लगभग 31% थी। आगे देखेंगे, इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। बाकी वो तीनों ही बड़े राज्य हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है? तो अभी आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश का घनत्व सबसे कम है, मात्र 17 व्यक्ति ही 1 वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं, जबकि 1106 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर पर बिहार में रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अब देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो इन दोनों आंकड़ों को भी याद रख लेना। भारत का जनसंख्या जो घनत्व है एवरेज जो है वो 382 है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम और भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केरल, जिससे में 93.93 यानी कि लगभग 94% साक्षर लोग हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा देश है? तो इसका राष्ट्र आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ठीक है, भारत का सबसे तीसरा आबादी वाला। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें, तो बिहार का यहाँ पर लिंगानुपात भी पूछा जा सकता है। तो 1000 पुरुषों पर 918 महिलाओं का अनुपात था। और बिहार की जो साक्षरता दर है भी पूछी जा सकती है, तो 61.80%। यहाँ पर पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर आपका बिहार हो जाएगा। 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो आप कहेंगे 17.70% की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला है, संपूर्ण रूप से भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व खालिस्तान लोग प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। तो आप बताइए, इनमें से हमें बताना है संपूर्ण रूप से भारत में। तो 382 था। तो लगभग ये ऑप्शन तो आपका किसी में दिया नहीं है। तो इस प्रकार अब हमें क्या देखना पड़ेगा? तो इनमें से हमें ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो इसमें हमें क्या है, इसे देख लेना। वर्तमान समय में संपूर्ण रूप से भारत में अनुमानित जनसंख्या का जो घनत्व है वो 416 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार आपका 382 है। ठीक है, 1951 की जनगणना के अनुसार आपका भारत में साक्षरता दर कितना था? तो आपका 18.33%। आगे देखेंगे, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या क्या थी? तो ये थी 946 और 2011 में ये 943 हो गई थी, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितने % लोग रहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 17% लगभग 121 करोड़। लेकिन अभी वर्तमान में जो है ना वो पहले नंबर पर आ गया है हमारा भारत। तो लगभग जो है वो 17.5 यानी कि 17.5% लोग अभी भारत में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो कौन सा है? तो बिहार है, जहां पर 106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। ये हमने 5 शीर्ष राज्य पहले भी देख चुके हैं। अब केंद्र शासित की बात और कर लेते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक दिल्ली में और सबसे कम लक्षद्वीप में। चलो आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? तो अब शहर की बात की जाए तो हैदराबाद पहले स्थान पर, कानपुर दूसरे पर, आपका तीसरा विजयवाड़ा, चौथा कल्याण। तो आपको देखना है इनमें से हैदराबाद का सर्वाधिक जनघनत्व है, तो दूसरा इसका विजयवाड़ा। मतलब इन चारों ऑप्शन में से पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको ना तो महाराष्ट्र का दिया है मुंबई, ना आपको और शहर दिए हैं। अगला है, 2011 के अनुसार साक्षर व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अपना नाम पढ़ लिख सके, कोई भाषा पढ़ सके, 7 वर्ष या अधिक का है और कोई भाषा समझ सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ना लिखना या गिनना जानता है। तो ज़्यादातर अप्रोक्स जो देखा जाता है वो 7 वर्ष काउंट किया जाता है कि व्यक्ति 7 वर्ष से या इससे अधिक का है और कुछ भी वो पढ़ना जानता है, कुछ भी कोई भी भाषा, तो वो हमारा साक्षर होगा। तो यही हमारा आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो आपको पता है केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 94%। दूसरा सर्वाधिक जो राज्य है साक्षर वो कौन सा है? मिजोरम है। और तीसरा है वो त्रिपुरा है। इनका आंकड़े भी ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अभी ये 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, भारत में सर्वाधिक जनघनत्व तो बिहार हो जाएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा।
अब बात कर लेते हैं बेरोजगारी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं आपको पता है एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो गरीबी, बेरोजगारी और सरकारी योजनाओं के बारे में हम एक साथ बात करने वाले हैं। तो यहाँ लिखा है PMKSY, PMKSY के तहत प्रति बूंद अधिक फसल योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय विभाग उत्तरदायी होता है। तो हम बात करेंगे, इसमें हमारा आंसर जो होगा वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या था। पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कम करना, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिविटी फैला रहा है। और भारतीय रेलवे नेटवर्क में स्टेशनों का उन्नयन और आधुनिकीकरण, हाँ ये बात सत्य हो जाएगी आपकी। चलो आगे बात करेंगे इसकी। तो अमृत भारत स्टेशन जो योजना है वो कब 2023 में चालू की गई थी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा, किस केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य किसानों की लाभप्रदता में सुधार करना, गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना और मिट्टी की उर्वरता और भूमि कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तीन चीज़ें देख लीजिए यहाँ पर। ये तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की जो शुरुआत है वो कब 25 नवंबर 2024 को की गई थी। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा 2016 में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 में, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2015 में चालू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना AVRY के तहत पात्रता मानदंड में संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। अब इन कथनों पर विचार करना है। लिखा है, कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 से पहले EPFO के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं होना चाहिए। 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन मिलना चाहिए कर्मचारी को, और कर्मचारी के पास 1 अक्टूबर 2020 से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN नहीं होना चाहिए। तो देखो बहुत सारी ये हैं चीज़ें, वो देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3 नंबर सही हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 से पहले EPF योजना में योगदान देना चाहिए। तो ये हमारे देख लीजिए, इसमें आंसर हो जाएंगे। ये चीज़ें लिखी गई हैं, तो ये तीनों चीज़ें पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका D इसका राइट हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान RGPSA का वित्तीय पोषण अनुपात कितना होता है। तो लगभग जो है वो 75:25, ज़्यादातर यही है सभी का। और ये पूर्वोत्तर भारत में जो है वो यह पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें 90:10 का हो जाता है। निम्नलिखित में लखपति पहल की विशेषता क्या है। ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, अभिसरण के माध्यम से विविध आजीविका गतिविधियां कार्यान्वित करना, या ग्रामीण क्षेत्र के लिए केवल एक आजीविका मिशन गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करना, या केवल शहरी रोजगार सृजन पर ध्यान देना। तो इसका हम बात करेंगे, B ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लखपति पहल की प्रमुख विशेषता है विभिन्न क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से विविध आजीविका गतिविधियां कार्यान्वयन करना। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है कि SBM चरण फर्स्ट के तहत खुले में शौच मुक्त ODF गाँव में परिवारों की स्वास्थ्य लागत पर अनुमानित वार्षिक बचत क्या थी। तो 50,000 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं हम, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो है NRDWP के तहत घरों में नल कनेक्शन प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, और यह राशि किस निधि से आवंटित की जाती है। तो D इसका आंसर हो जाएगा ₹75 NRDWP सहायता निधि से। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ लिखा है विधायक निधि MLA, विधायक निधि क्या होता है MLA LED योजना के तहत वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत क्या है, तथा स्थानीय निकास या स्थानीय विकास के लिए विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को कितना वार्षिक आवंटन प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है विधायक निधि MLA जो LED है योजना के तहत प्राथमिक स्रोत या राज्य सरकार द्वारा वार्षिक जो आवंटन है वो स्थानीय निकास के लिए विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को 2 करोड़ वार्षिक आवंटन प्रदान करता है। फरवरी 2020 में इसे 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया था, और पुनः मई 2022 में इन्हें 3 करोड़ से 5 करोड़ बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, ICDS एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। आगे देखेंगे, और ये जो है
एकीकृत बाल विकास सेवा जो है ICDS, इस योजना की जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। आगे है हमारा मनरेगा जो है भारत का GOI और उत्तर प्रदेश सरकार GOUP मनरेगा निधि में अपने अंशों को कहाँ स्थानांतरित करता है। तो ये आपके पास ऑप्शन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य रोजगार गारंटी निधि SEGF में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन लिखा है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय घरों में पहले 2 किलोवाट क्षमता के लिए प्रति किलोवाट सब्सिडी की राशि क्या है। तो 30,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSC 2.0 योजना के तहत किस प्रकार की ई सेवाओं पर विशेष जोर दिया जाता है। तो सरकार से नागरिक G2C, ठीक है, सरकार टू यानी कि गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा स्वयं के स्रोत राजस्व OSR पर प्रशिक्षण मॉडल का घटक नहीं है, जिसे MOPR और IIMA द्वारा विकसित किया जाएगा। तो यहाँ है पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI हासिल करने के तंत्र, या आप बोलेंगे उसी के ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला कि पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे हम बोलते हैं FDI। आगे देखने वाले हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2009-10 में शुरू किए गए PMAGY के पायलट चरण में शामिल नहीं था। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसमें हमने देखे थे 5 राज्य कौन कौन से, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम। इनके टोटल 1000 गाँव को लिया गया था। चलो आगे देखेंगे NVA का उद्देश्य निम्न में से, इनमें लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन, निर्मल भारत अभियान NVA का उद्देश्य निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करके निर्मल ग्राम पंचायतों का निर्माण करना है और प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए सफाई व्यवस्था स्वच्छता सुनिश्चित करना है। तो B ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2011-12 के लिए ई पंचायत AMMP के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बजट आवंटन और उद्देश्य गलत है। तो इसमें हमारा जो है पंचायत अधिकारियों के लिए डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण के लिए 40 करोड़ ये गलत था, बाकी ये तीनों ही सही थे। ये पढ़ लीजिए, पुराना डाटा है, लेकिन अब आपको यही डाटा सेम नया याद रख लेना पड़ेगा। लिखा है भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए 2024 में ई ग्राम स्वराज में कौन सी प्रमुख प्रौद्योगिकी विकसित की गई थी। तो ये था भाषानी पहल के तहत AI संचालित अनुवाद एकीकरण इसमें जोड़ा गया था। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार PDU-PSP को 2013-14 में किस अन्य योजना के साथ मिला दिया गया था। प्रधानमंत्री आदर्श योजना, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, या आपका राष्ट्रीय ग्राम स्वराज। तो इसका B ऑप्शन इसका सही था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो है इसमें आपका राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान में मिला दिया गया था और इसी योजना का उद्देश्य पंचायत राज संस्थाओं में मजबूत करना और उन्हें सशक्त बनाना था। अगला क्वेश्चन है CSC ग्रामीण E-स्टोर में कौन सी पहल वोकल फॉर लोकल अभियान के साथ संरेखित होती है। तो ये CSC किसानों और MSME के साथ साझेदारी के लिए। आगे है हमारा नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक PM कुसुम योजना का घटक है। तो इनमें हमारा आंसर जो हो जाएगा ये 10 लाख ग्रिड से जुड़े पंपों का सौरीकरण था। तो इसमें देखो पहला घटक देखिए, बंजर भूमि पर 10,000 मेगावाट विकेंद्रीकृत ग्रिड से जुड़े अक्षय ऊर्जा पावर प्लांट। दूसरे में 17.50 लाख स्टैंड अलोन और कृषि पंपों की स्थापना। तीसरा में है जो है 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंप का सौरीकरण। चलो आगे बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे थोड़ा जूम करेंगे। अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर 35 लाख लाभार्थियों को किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए गए थे। तो B ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामित्व योजना। ठीक है, चलो अब बात करेंगे यहाँ पर स्वामित्व योजना के तहत 2023 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 35 लाभार्थियों को ये वितरित किए गए थे संपत्ति कार्ड। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की कौन सी पहल प्रोत्साहन देकर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का सीधे तौर पर समर्थन करती है। तो ये आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ लिखा है भारत की
भारत सरकार की पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट पीएम ई ड्राइव को प्रोत्साहन देकर इलेक्ट्रिक वाहनों को सीधे तौर पर समर्थन करती है। पीएम ई ड्राइव योजना 10,900 करोड़ रुपए की परिव्यय वाली यह योजना 29 सितंबर 2024 को अधिसूचित की गई थी। यह 2 साल की योजना है, 2026 को समाप्त होगी। आगे देखेंगे, लिखा है क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में बस परिवहन को बेहतर बनाने के लिए पहल की गई थी। तो इसमें हमारे डायरेक्ट पहल का नाम याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्ट पहल का नाम भी तो लिखा है ना, तो इसमें आंसर हो जाएगा कौन सी पहल? इलेक्ट्रिक बसें शुरू करना, सिटी बस सेवाओं का विस्तार करना। तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, दोनों ही। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है, दुर्घटनाओं को कम करने और सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने पर जोर देने के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष को सड़क सुरक्षा वर्ष घोषित किया था? तो ये 2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत सरकार द्वारा टोल संग्रह को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रबंधित करने और टोल प्लाजा पर नगद लेन देन को कम करने में मदद करने के लिए कौन सी प्रणाली लागू की गई थी? ये तो सभी को पता होगा, फास्टैग का यूज़ किया जाता है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स HSRPS में कौन सी अनूठी विशेषता है? रंग बदलने वाली स्याही, ट्रैकिंग, या आपका नॉन रिमूवेबल स्नैप लॉक। ये आपका सही है आंसर, ऑप्शन तीसरा। आगे देखेंगे, लिखा है, भारत द्वारा संशोधित भारतीय ड्राइव साइकिल MIDC को अपनाने का उद्देश्य क्या था? तो इनमें से जल्दी से बताएं इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिएगा, भारत में अधिक सटीक ड्राइविंग स्थितियों को प्रतिबिंबित करना इसका उद्देश्य था। आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है जो यहाँ पर क्वेश्चन है, चलो इसे देखेंगे। सरकार द्वारा अधिनियमित कौन सा कानून वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत स्टेज 6 अनुरूप वाहनों के उपयोग को अनिवार्य बनाता है? तो बी ऑप्शन इसका सही है, मोटर वाहन अधिनियम 1988। चलो आगे बढ़ेंगे, जल्दी से हम इसकी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, थोड़े क्वेश्चन और रह गए हैं। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 2013 में कौन सी सरकारी नीतियां शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका, इसमें कोई नहीं, इसमें जो आंसर है हमारा तो ये है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन NEMMP। तो इसमें से ऑप्शन हमारा ये कोई नहीं था, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका कि पीएम प्रदूषण को 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर पीएम प्रदूषण को 20-30% कम करना इसका उद्देश्य रखा गया था। चलो आगे देखते हैं, गरीबी के आकलन की पद्धति की समीक्षा करने के लिए दिसंबर 2005 में योजना आयोग द्वारा गठित विशेष समूह की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर ने। आगे हमारा नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया था? तो ये 14 अप्रैल 2016 को। आगे है हमारा क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP के अंतर्गत विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या किस आधार पर तैयार की जाती है? तो ये हो जाएगा देशांतर अक्षांश और भूकर जमाबंदी मानचित्र के आधार पर। चलो आगे दिखने वाले हैं हम, चलिए जल्दी से हम कवर कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़े और रह गए। एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ये गरीबी या पॉवर्टी कहा जाता है। भारत में मजदूरी कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर देखेंगे, लिखा है, सेवाओं विनिर्माण अनुप्रयोगों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए डॉट द्वारा निम्न में से कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया था? तो ये था पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दूरसंचार, हो गया ना। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को फसल के नुकसान के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है? तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
चलो आगे है हमारा क्वेश्चन कि SHG BLP स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है, तो ई शक्ति परियोजना कहा जाता है। आगे हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम मनरेगा बोलते हैं, आप ध्यान रख लेना। अब जिसका जो नया नाम है वो 2025 में दिसंबर में क्या रख दिया गया है, ये VBG रामजी योजना कर दिया गया है। निम्न में से किसी एक भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की थी? तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने नारी को नमन योजना प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार। 30 जून 2022 को ये चालू किया गया था। MSME सतत जो जेड प्रमाणन योजना के तहत मध्यम उद्योगों को उनके व्यवसाय में कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है? 50% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नवंबर 2020 तक राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत के 28 राज्यों में लागू की गई खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शुरू की गई योजना को पहचान करें। तो ये एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 348वें क्वेश्चन पर लिखा है निम्न में से कौन पूरा योजना से संबंधित है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना इसका आंसर हो जाएगा। अब पूरा का मतलब क्या है? देखो ये APJ अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत की थी, राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, 2003 में ये की थी। और अगर हम बात करें पूरा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है प्रोवाइडिंग अर्बन मेंटाइसिस रूरल एरिया। ये अधिकतर पूछा जा सकता है कि किसके समय चालू की गई थी। 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए निम्न में से कौन सी सीमित समिति का गठन किया गया था? अशोक मेहता समिति, नरेश चंद्र समिति, अशोक दलवाई और सच्चर समिति। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कौन सा? अशोक दलवाई समिति। चलो आगे बात कर लेते हैं हम 350वें क्वेश्चन को। और निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था? तो इसका है ये आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ये सारे के सारे यानी कि सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने अब जो आज जो क्वेश्चन है वो 350 तक किए हैं। इसके बाद जो थोड़े क्वेश्चन रह रहे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।